क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने। 2024 के लोकसभा इलेक्शन हमारे सामने है और ऐसे में हर बार की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जो चुनाव को एक बेहतर रूप देगी और चुनाव के दौरान जो विवाद हमें कई बार देखने को मिलते हैं उस पर कहीं ना कहीं रोक हमें देखने को मिलेगी। गाइडलाइंस को जानने से पहले हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, उसका क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन से इलेक्शन कमिश्नर हमारी हिस्ट्री से और अब तक के जो इम्पोर्टेंट रहे हैं उनका योगदान, और प्लस चुनाव के दौरान हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है, उन सब के बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अफशा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया गया था और ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं उनको एडमिनिस्टर करती है। इसका मतलब है कि जो हमारे देश में होने वाले चुनाव है जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उन सभी के चुनावों को बेहतर ढंग से कराने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे चुनाव आयोग की होती है। बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की तो इसको 25 जनवरी 1950 को बनवाया गया था एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत और इसीलिए 25 जनवरी को हम वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 और आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक इसके हमें प्रोविज़न देखने को मिलते हैं जिसमें इन्होंने अलग अलग बताया है कि हमारे देश में इलेक्शन किस तरीके से होने चाहिए, क्या जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि जो एज क्राइटेरिया है, क्या इलेक्शन क्राइटेरिया, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओरिजिनली तो एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी शुरुआती दौर में इसमें सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होते थे, लेकिन 1989 के बाद से इसे मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी कि इसमें अब 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स, जिनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5 साल या फिर 60 साल का एज क्राइटेरिया होता है जिसमें भी जो भी पहले फुलफिल हो जाए वो, और प्लस जो इसके मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम इसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो नंबर्स है वो चेंज कर सकता है। फिलहाल जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयोग आयुक्त जो हैं वो श्री राजीव कुमार हैं। बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की हो रही है तो हमें एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उनको हमारा स्टील फ्रेमर ऑफ इलेक्शन सिस्टम भी कहा गया है, जिन्होंने हमारे इलेक्टोरल जो रिफॉर्म सिस्टम है उसको एक बेहतर ढंग से एक बहुत ही अच्छा रूप दिया था और उनका योगदान जब भी इलेक्शन कमीशन की बात आती है उनका जिक्र किया जाता है। और उन्होंने, क्योंकि उन्हीं के दौर में जनता को असली मतलब जो है इलेक्शन कमिश्नर का पता चला था कि उनकी पावर क्या होती है और देश में इलेक्शंस एक अच्छे ढंग से किस तरह से करवाया जाता है। हम बात कर रहे हैं टीएन सेशन के बारे में, जिनका पूरा नाम तिरुनलाई नारायण अय्यर सेशन है और जो टीएन सेशन के नाम से जाने जाते हैं। 1990s में उन्हें इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाया गया था। उनके टेन्योर के दौरान उनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस हुई थी जिस स्टेटमेंट से उन्हें आज भी जाना जाता है और जिससे कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर की ताकत क्या होती है। उनका स्टेटमेंट था कि आई ईट पॉलिटिशियन इन ब्रेकफास्ट, जिसका मतलब है कि मैं नाश्ते में जो है राजनेताओं को खाता हूँ। भारतीय चुनावों में अगर किसी को अहम बदलाव करने का अगर श्रेय दिया जाता है वो टीएन सेशन को दिया जाता है क्योंकि सेशन के टेन्योर के दौरान हमें कई तरह के बदलाव देखे गए जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी थे और उनके बाद से ही जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। टीएन सेशन एक सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट थे जो अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस और स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी जो मास्टर्स थी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी और यहीं से हम उनके जो है इंटेलिजेंसी का, उनके इंटेलेक्चुअल्स का पता लगा सकते हैं। उनके टेन्योर के दौरान यानी जब उन्हें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया उन्होंने 100 से ज़्यादा मैल प्रैक्टिसेस जो चुनावों के दौरान हमें देखने को मिलती थी, जैसे कि वोटों के बदले पैसे देना, शराब बांटना मुफ्त में या फिर किसी भी तरह का लालच देना, इन सभी चीज़ों को उन्होंने बंद किया था। और इसी के साथ अगर हम उनकी बात करें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन की तो हमें इलेक्शन के दौरान जो वोटर ID और जो आचार संहिता जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं ये उन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन है। उनके कार्यकाल के दौरान एक बड़ी चीज़ ये भी देखने को मिली थी, जिस समय वो
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे उस समय उन्होंने 1488 कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया था। इतने बड़े नंबर्स में कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करने की पावर वो रखते थे। और अपने काम को बेहतर ढंग से करने के लिए कार्यकाल में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी से लेकर बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव जी को भी नहीं बख्शा। वो अपनी ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी के लिए जाने जाते थे, यानी कि वो अपने काम को बहुत ही सीरियस तरीके से करते थे और किसी भी तरह की इम्पार्शियलिटी नहीं करते थे। इसका हमें बेटर एग्जांपल देखने को मिलता है कि जब भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जोड़ा जाता था तो वो हमेशा कहते थे कि मैं इस देश का हिस्सा हूं, ना कि गवर्नमेंट का, और मुझे हमेशा एज ए स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया जाए, ना कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और यहीं से हम उनकी इम्पार्शियलिटी का पता लगा सकते हैं। आज के दौर में हम सभी यूथ के लिए वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट, एक सिविल सर्वेंट होकर उन्होंने देश की पॉलिटिक्स में कितना अच्छा योगदान उनका रहा है। ये तो हुई इलेक्शन कमिश्नर्स की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारी इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में गाइडलाइन जारी की है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने 5 बड़ी चेतावनी सभी नेताओं को दी है कि उन्होंने इलेक्शन के दौरान क्या नहीं करना है। उसमें पहले नंबर पर उन्होंने कहा है कि कोई भी झूठा वादा जनता से ना करें, यानी जिस वादे को आप पूरा नहीं कर सकते उस तरह का कोई भी वादा जनता से ना करें। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो मतदाता होते हैं, यानी जो वोटर्स हैं, उन्हें किसी भी तरह बहलाने, फुसलाकर या फिर कोई भी लालच देकर उन्हें गुमराह ना करें। तीसरा और सबसे अहम जो उन्होंने चेतावनी दी है वो ये कही है कि अपने भाषण में किसी भी सांप्रदायिक तीसरा और अहम जो चेतावनी उन्होंने दी है वो ये कि किसी भी तरह का कोई भड़काऊ भाषण ना दे, यानी कि इस तरह का कोई भी शब्द वो यूज ना करे जिससे किसी भी समुदाय को आहत हो या फिर किसी भी समुदाय को किसी तरीके से ठेस पहुंचे। चौथा ये कि अपने प्रचार में किसी भी धार्मिक स्थल का यूज ना करें, यानी कि जैसे कई बार हमें देखा जाता है कि जो राजनेता होते हैं वो इलेक्शन में वोट लेने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या फिर चर्च जैसी स्थलों का यूज करते हैं। और इस बार के इलेक्शन कमीशन ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल का यूज आप इलेक्शन के प्रचार के लिए ना करें। पांचवा और सबसे अहम यही कि आदर्श जो है आचार संहिता का उल्लंघन ना करें, यानी उसको जो आचार संहिता लगती है उसका पूरे अच्छे तरीके से पालन करें। ये तो गाइडलाइंस जारी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। देखिए, अगर ये गाइडलाइंस अच्छी तरीके से फॉलो होती है तो जाहिर है कि इस बार के जो इलेक्शन होंगे वो बहुत ही इम्पार्शियलिटी, बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाले हैं। लेकिन अगर ये एक्चुअल तरीके से फॉलो होंगे तो ऐसे में बड़ी समस्या है हमारे पॉलिटिशियंस, यानी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी से जो राजनेता लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि अब वो क्या कहकर वोट लेंगे जनता को, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो झूठे वादे कर देते हैं लेकिन फिर वो पूरे नहीं किए जाते, जिससे जनता को भी ठेस पहुंचती है। लेकिन इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत ही में कह दिया है किसी भी तरह की कोई जुमलेबाजी ना करे। बिना जुमलेबाजी के इलेक्शन कैसे होगा ये तो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आज हमने बात की इस वीडियो में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, हम हर वीडियो में अपने हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट सिनेरियो तक सभी बातें करते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करती हूँ और उसी बीच में आपके लिए टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाती रहती हूँ। और टाइम टू टाइम मैं अपनी पढ़ाई को साइड रखकर वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती हूँ जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना, जो हर भारतीय को अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। मैं बस आपको एक छोटा सा काम करने को कहूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी यूथ को पता हो कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या हमारी हिस्ट्री रही है, क्योंकि आए दिन हमें बहुत सारी मिसगाइडेंस देखने को मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।